आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। पहली जंग आज़ादी बच्चों, मैं आपको पहले बताता चलूं कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से जूझता रहा है और लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों की क़ैद के अंदर रहा है। अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, हमारे ऊपर हाकिम थे। उस वक्त अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हमारे मुल्क के लोग जब परेशान हो गए तो सभी एक साथ उठे और अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करने लगे, जुस्तजू करने लगे, जिसे पहली जंग आज़ादी कहा गया। पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार कौन कहा गया है, किसको कहा गया है? बहादुर शाह ज़फ़र को। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह थे जो मुग़लिया हुकूमत के आखिरी वारिस थे। आप इस जंग आज़ादी के सिपह सालार बने, इस जंग आज़ादी की हिफाजत करने वाले मुहाफ़िज़ बने और आप अलमबरदार बने। आगे बढ़कर आपने हौसला दिखाया अपना, और जो अंग्रेज़ों के मुखालिफ लोग थे, जो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, उन सबको आपने एक साथ किया, एक झंडे के नीचे किया और एक नाम देकर उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आप लड़ पड़े। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों के से जीत नहीं पाए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए हमें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस हार ने भी हमारे दिल के अंदर ये बात पुख्ता कर दी थी कि हम अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। और उसके बाद हम जुस्तजू करने लग गए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लगातार लड़ाइयाँ करते रहे, वक्त वक्त पर अंग्रेज़ों की मुखालिफत करते रहे और आखिर में एक दिन ऐसा आया कि जब हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। लेकिन जो हमें आज़ादी मिली है बच्चों, इन आज़ादियों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और उन कुर्बानियों को उन लोगों ने जो हमारे लिए किया है, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। वो नाकाबिले फ़रामोश बातें हैं, नाकाबिले फ़रामोश लोग हैं, उन लोगों को हमें याद रखना है और वक्त वक्त पर उनके बारे में हमें मालूमात हासिल करते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाले लोगों को भी बताना है कि जो हमें आज़ादी मिली है वो आसानी से नहीं मिली। हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ इस आज़ादी को हासिल करने के अंदर चली गई हैं। सबक पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार को 2 हिस्सों में तकसीम किया है मैंने। पहले हिस्से के अंदर हम जो सबक है इसका मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की जवाबात हासिल करेंगे, मश्क करेंगे सवालों की। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, बहादुर शाह ज़फ़र। बच्चों, मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह थे। आपके बाद मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई थी, आपसे पहले मुग़ल बादशाह होते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने वो कमज़ोर पड़ते गए। बहादुर शाह ज़फ़र भी कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन जब वक्त आया सामने खड़े होने के अंग्रेज़ों के, तो बहादुर शाह ज़फ़र अपने सल्तनत की फ़िक्र करे बगैर, अपने आप की फ़िक्र करे बगैर, अपने ख़ानदान की बगैर फ़िक्र किए वो उस जंग में कूद पड़े और आपने झंडे के नीचे सबको इकट्ठा कर लिया। देखिए सबक शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लड़का है और उसके वालिद के बीच की बातचीत है। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया। ड्रामे का मौजू था बहादुर शाह ज़फ़र। मौजू यानी टॉपिक, मौजू टॉपिक को कहा जाता है। तो आमिर नाम का एक लड़का है जो बहुत खुश था क्योंकि उसके स्कूल के अंदर एक ड्रामा खेला गया था, स्टेज के ऊपर ड्रामा किया गया था और ड्रामे का नाम था बहादुर शाह ज़फ़र पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार मौजू वो बात जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। और सिपा सालार फौज का सरबरा, फौज का रहबर। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो थे, ये हिंदुस्तानी फ़ौज के जो आज़ाद दिलाने के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए फ़ौज बनी थी, उन फ़ौज के ये सिपा सालार थे। तो उनके ऊपर आमिर के स्कूल में ड्रामा खेला गया है, बहादुर शाह ज़फ़र और जंग आज़ादी का सिपा सालार। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तलबा की बहुत तारीफ़ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अब्बू मुझे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बारे में कुछ और बताइए। अब ड्रामा खेल लिया, ये ड्रामा हो गया स्कूल के अंदर। उसके बाद आमिर अपने अब्बू के साथ घर पर आ गया और घर पर आने के बाद ये अपने अब्बू से कह रहा है कि 1857 के बारे में
मुझे और बहुत सारी बातें बताइए। जो हमारी पहली जंग आज़ादी हुई थी बच्चों, वो सन 1857 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो अब आमिर और उनके अब्बू के बीच की बात है, जिसमें हमें मालूमात फराहम की गई है, हमें बताया गया है कि जंग आज़ादी के अंदर क्या क्या हुआ था, किस तरह की मुश्किलात का सामना हमारे लोगों को करना पड़ा था, हमारे जो रहबर थे, हाकिम थे, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब्बू ने कहा, बेटा ये एक लंबी कहानी है, बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। कहानी कैसे शुरू करी इन्होंने? सबसे पहले अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर कैसे आए ये बताना शुरू करा आमिर को, उसके अब्बू ने। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ यहाँ पर ताजिर बनकर आए। ताजिर, सौदागर, व्यापारी। अंग्रेज़ व्यापारी बनकर आए, सौदागर बनकर आए और आए थे यहाँ पर माल खरीदने और बेचने, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सस्ते दामों में माल खरीदते और उन दामों को वो अपने मुल्क ले जाते, वहाँ बहुत महंगे दामों में बेचते। धीरे धीरे उन्होंने जो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामले हैं उनमें भी दखल देना शुरू कर दिया, उनके अंदर भी वो बीच में घुसने लग गए और इस तरह से करके आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह हमारे मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे वो बाज़ हिंदुस्तानी सिनातों के मालिक बन बैठे। सिनातों, प्रोडक्शन, जो हमारी यहाँ पैदावार होती थी चीज़ों की, धीरे धीरे वो जो खरीदने लगे तो उन्होंने खुद की फैक्ट्रियाँ डालकर और उन चीज़ों के ऊपर पूरी पूरी अपना मालिकाना हक बना लिया, मालिक बन गए उन चीज़ों के। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्क के इंतज़ामात में भी दखल देना शुरू कर दिया। इंतज़ामात कौन से हैं? ये हुकूमत इंतज़ाम, हुकूमत के जो काम करने के तरीके होते हैं, हुकूमत चलाने के जो तरीके होते हैं, जो राजा महाराजा थे, धीरे धीरे उनके बीच में भी ये घुसने लग गए और उनके कामों भी दखल देना शुरू कर दिया। जो काम इनके फ़ायदे का होता, जो कानून इनके फ़ायदे का होता, जो उनको मुनाफा बख्श होता, उस कानून को ये रखते, वैसे कानून बनवाते, और जो कानून इनको नुकसान पहुंचाने वाले होते और हमारे हिंदुस्तानियों के फ़ायदे के होते, उन कानूनों को ये जो हमारे कानून बनाने वाले थे, राजा महाराजा थे उस वक्त के, और जो हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले थे, हाकिम थे, उन सब से उन कानूनों को रद्द करवाने की कोशिश करते। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दखल उन्होंने हमारे हुकूमती इंतज़ाम में भी देना शुरू कर दिया। 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह जफ़र को बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। मुग़लिया हुकूमत थी उस वक्त, लेकिन बराए नाम, सिर्फ नाम के लिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने सारे जो इंतज़ाम थे अपने हाथ में ले लिए, पूरी तरह से हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अब मुग़ल सल्तनत तो बन गई, राजा तो हमारा हो गया, लेकिन हमारा हाकिम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। हर काम के लिए उसको अंग्रेज़ों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अंग्रेज़ कहते कि ये करना है तो वही उसको करना पड़ता, और जिसके लिए अंग्रेज़ मना कर देते कि ये काम आपको नहीं करना है, तो हमारे हाकिम को उस काम से बचना पड़ता था, वो काम नहीं कर पाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ती गई और आखिर जब 1938 के अंदर बहादुर शाह जफ़र बादशाह बने, इनको सल्तनत मिली, तो वो नाम की सल्तनत रह गई थी, सिर्फ नाम के लिए ही मुग़ल बादशाह थे। आमतौर पर ऐलान किया जाता था मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। उस वक्त ये रिवायत चल गई थी, ऐलान हो जाता था और आपस में लोग हंसी मजाक करते थे कि भाई हमारा बादशाह तो नाम का है, हुक्म तो कंपनी बहादुर का चलता है। हुक्म मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का, यानी बादशाह का कोई भी हुक्म नहीं है, बादशाह की बात मानी नहीं जाती, सिर्फ वो नाम का ही बादशाह बनकर रह गया। आमिर ने हैरत ज़दा होकर पूछा, हैरत ज़दा होकर अपने वालिद से पूछ रहा है आमिर, अब्बू तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? अब्बू पूछ रहा है, आमिर पूछ रहा है, छोटा बच्चा था, अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे, उनको भगा देना चाहिए था। अब्बू का जवाब देखिए, बेटा अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। अब्बू ने जवाब दिया, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज ही बन गई थी? आमिर ने पूछा। छोटे बच्चे के जहन के अंदर सवालात आ रहे हैं और उनके वालिद उनका जवाब दे रहे हैं। बच्चे ने सवाल किया था कि बादशाह जो है अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बादशाह को तो अंग्रेज़ों को भगा देना चाहिए था। लेकिन अब्बू ने जवाब दिया कि अंग्रेज़ ताकतवर थे। फिर बच्चे ने फिर सवाल किया कि अंग्रेज़ ताकतवर थे तो क्या अंग्रेज़ अपने साथ फ़ौज लेकर आए थे? लेकिन बच्चों, अंग्रेज़ फ़ौज लेकर नहीं आए थे। अंग्रेज़ों ने यहीं के हमारे
आदमियों को, हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, तो इसकी वजह से जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे, हिंदुस्तानी फौजी थे, वो अंग्रेज़ों का ही हुक्म मानते थे, उनकी ही सेना के अंदर उनके बतौर अंग्रेज़ों बतौर काम करते थे। अब्बू ने जवाब दिया, नहीं, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती करते रहते थे, तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। जो तनख्वाह दे रहा है उसी का हुक्म मानते थे, तो वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? आमिर ने पूछा कि बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? अब्बू ने जवाब दिया, फ़ौज तो थी, लेकिन बराए नाम, सिर्फ नाम की फ़ौज थी, क्योंकि उन फ़ौज के सारे मालिक अंग्रेज़ बने हुए थे। अंग्रेज़ भर्ती करते थे, तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, लेकिन फ़ौज को बादशाह की फ़ौज का नाम दे रखा था कि ये मुग़ल बादशाह की फ़ौज है। तो फ़ौज को नाम तो मुग़ल बादशाह की फ़ौज, लेकिन हुक्म किसका मानती थी? अंग्रेज़ों का हुक्म मानती थी, क्योंकि तनख्वाह उनको अंग्रेज़ देते थे। फिर 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। जब जंग आज़ादी लड़ी गई थी तो एक तरफ हिंदुस्तानी फ़ौज थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की फ़ौज थी। जब हिंदुस्तान की फ़ौज थी ही नहीं, सारी फ़ौजें अंग्रेज़ों की थी, अंग्रेज़ों के हुक्म के ऊपर ही फ़ौज चलती थी, तो फिर जंग कैसे लड़ी गई? आमिर के जहन में जब सवाल आया तो इसका जवाब देखिए आप कि जंग कैसी लड़ी गई। कि अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और उनकी नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी, आवाम में बेचैनी थी। अंग्रेज़ तरह तरह से हमारे ऊपर जुल्म करते थे, बहुत परेशान करते थे हिंदुस्तानियों को, और जितनी उनको जिस तरह की सता सकते थे वो उन्हें सताते थे। बहादुर शाह जफ़र को भी इन हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। उधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। ये नाम आपको बच्चों याद रखने हैं, जो नाम आपके बताए गए हैं, क्योंकि जो जंग आज़ादी थी, हमारी पहले जंग आज़ादी थी, उसके अंदर इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बहुत बड़ा काम किया, बहादुरी का काम किया है। ये लोग कोई राजा थे, कोई आम इंसान थे, कोई सरदार थे अपनी फ़ौजों के, इन्होंने अपने रुतबे का और अपनी अहमियत का बिल्कुल भी पास नहीं रखा। ये अपने आप को बिल्कुल अपने मुल्क के लिए इन्होंने निसार कर दिया, अपने आप को मुल्क के ऊपर निसार कर दिया, बगैर एक पल सोचे हुए कि इनकी जायदाद चली जाएगी, इनकी धन दौलत अंग्रेज़ छीन लेंगे, इनको अंग्रेज़ सज़ा दे देंगे। कभी भी इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा और पूरी तरह से अपने आप को मुल्क के खातिर लगा दिया। अंग्रेज़ों से बचाने के लिए अपने वतन को कोशिश में लग गए, जद्दोजहद में लग गए। तो एक बार फिर मैं आपको नाम बता दूं, आपको ध्यान रखने हैं कि अवध की बेगम हज़रत महल, अवध की बेगम हज़रत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हज़रत महल, लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। और हज़रत महल कहाँ से? अवध से। बिहार के बाबू कंवर सिंह और नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे, ये ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए थे। बहादुर शाह जफ़र भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन जहन पूरा था, पूरा दिमाग, पूरा ध्यान उनका था कि जब भी मौका मिलेगा वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार थे। तो ये सभी लोग एक साथ जमा हो गए और इन्होंने बहादुर शाह जफ़र से कहा कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाइए, आप हमारा रहबर बन जाइए, हमारे सिपह सालार बन जाइए, हम लड़ेंगे, आपका पूरा साथ देंगे, पूरा जिस्म हमारा है, जान आपकी है, लेकिन आप हमारा रहबर बन जाइए, आप अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाइए। तो वो बहादुर शाह जफ़र तैयार हो गए और इनका झंडा ऊपर करके जो सेना थी इनकी सबकी, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा वगैरह की, इनसे सबके साथ ये अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। आमिर ने कहा, अब्बू इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, यानी कि अलग अलग जगहों के ऊपर, बिहार से, झांसी से, अवध से, हर जगह से लोग इनके मुखालिफ खड़े हो रहे हैं। तो बच्चा पूछ रहा है कि इसका मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों की मुखालिफत शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे लोग। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जो आवाम थी वो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी ही, साथ में जो उनकी फ़ौज में भर्ती हिंदुस्तानी सैनिक थे, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनके अंदर ही बेचैनियाँ बढ़ती जा रही थी। उनके ऊपर भी तरह तरह की जुल्म सितम अंग्रेज़ कर रहे थे।
कहीं क्या जुल्म करते, कहीं क्या जुल्म करते, अलग अलग जगह पर उन लोगों को परेशान करते रहते थे। इस वजह से जो सिपाही थे उनके दिल में भी बेचैनी थी, वो भी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे। अंग्रेज़ उन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। बदसलूकी, बुरा बर्ताव, ख़राब बर्ताव। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और बाज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। कहाँ से शुरू हुई बगावत? मेरठ छावनी से। यहाँ पर मंगल पांडे थे और यहाँ पर कई ऐसे मामले हुए, कारतूस का मामला हुआ, चर्बी वाली कारतूस का, और कई इनके ऊपर जुल्म सितम किए जाते थे, जिसकी वजह से ये सब एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किले पहुंचे, बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह तस्लीम किया, उनसे दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभाले। मेरठ छावनी में इन्होंने बगावत कर दी, सैनिकों ने, सिपाहियों ने बगावत कर दी। वहाँ पर जो अफसरान थे उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो गोला बारूद था, हथियार थे, सबको अपने कब्जे में ले लिया। आसपास की और छावनियों से भी जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनको पैगाम दे दिया कि हमने बगावत कर दी है, हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। तो तकरीबन 5000 फौजी इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर वो सारे एक साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली गए। दिल्ली में इन सिपाहियों ने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद मुगलिया किले में गए। किले के अंदर बहादुर शाह जफ़र के सामने पेश हुए और कहा कि हम 5000 सैनिक आपके सामने आ गए हैं, आप हमारी सरबराही कीजिए और हमारी कमान आप संभालें। आप जो हुक्म देंगे वो हुक्म पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा हिंदुस्तान आपकी बात मानता है। अगर आप खड़े हो जाओगे तो पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे हो जाएगा, हम सभी आपके साथ हैं। तो बहादुर शाह जफ़र भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए कि चलो हम ठीक है, मिलकर हम लड़ेंगे। बहादुर शाह जफ़र के पास जाने का बच्चों, इनका ये सोचना था सैनिकों का कि बहादुर शाह जफ़र जो है मुग़ल सल्तनत के चश्मो चिराग थे, आखिरी मुग़ल बादशाह थे, और अवाम के अंदर जो हिंदुस्तान की अवाम थी उसमें बहादुर शाह जफ़र की जो मुग़ल सरदार थे, आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उनकी बहुत ज़्यादा वक़ार था लोगों की नज़रों के अंदर। लोग खूब मानते थे, आपकी बात भी मानते थे। तो इसलिए कि ऐसा नेता लोगों को मिल गया कि जो अगर सरबराही करेगा, इनका रहबर बन जाएगा, सिपह सालार बन जाएगा, तो हर शख्स बहादुर शाह जफ़र की बात मानेगा, उनके ताबे में काम करने के लिए तैयार रहेगा, सब अपने इख्तलाफात इनके सामने ख़त्म कर देंगे। तो सभी ने बहादुर शाह जफ़र के पास जाकर उनको अपना रहबर बनने के लिए पूछा कि आप हमारा रहबर बनिए और हमारी तरफ से आप हमारी फ़ौज की, सेना की कमान संभालिए, आप हमें बस बताते जाइए, हम लड़ते जाएंगे, हम तैयारी करते जाएंगे। बहादुर शाह जफ़र तैयार हो गए लड़ने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह जफ़र की फ़ौज हो गई थी। आमिर ने पूछा, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की तो फ़ौज थी जो, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उनको परेशान किया, उनके ऊपर जुल्म सितम किए, तो बगावत करके बहादुर शाह जफ़र के पास आ गए कि आप हमारे राजा हो, आप जो हुक्म देंगे हम मानेंगे, आपके लिए मरने मिटने के लिए हम तैयार हैं। तो वो फ़ौज, अंग्रेज़ों की फ़ौज बहादुर शाह जफ़र की फ़ौज हो गई थी। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, जिस फ़ौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफ़र के साथ हो गई थी। उन्होंने फ़ौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। जब दिल्ली के अंदर 5000 सैनिक आ गए और बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, अपनी फ़ौज का सिपह सालार बना दिया, बहादुर शाह जफ़र ने उनकी बात को मान लिया। बोले ठीक है, अब हम मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र भी परेशान थे। तो बहादुर शाह जफ़र ने, जो उनका ख़ास आदमी था बख्त खां, उनको फ़ौज की कमान संभाल दी कि फ़ौज को अपने साथ लेके जाओ और अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दो। बख्त खां ने फ़ौज के साथ लेकर दिल्ली से अंग्रेज़ों को भगा दिया। दिल्ली के अंदर जो अंग्रेज़ों ने गदर मचा रखा था, अंग्रेज़ों ने जुल्म सितम कर रखा था, उनको वहाँ से भगाकर दिल्ली को आज़ाद कर लिया। लेकिन अंग्रेज़ तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे और बड़े ताकतवर थे। सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों के अंदर के जो सैनिक थे, इन्होंने ही बगावत की थी। बाकी जो सैनिक जो थे वो इनके साथ ही थे, वो इनके अंग्रेज़ों के पीछे ही काम करते थे, अंग्रेज़ों की बात मानते थे। तो उनकी और अंग्रेज़ों की और हिंदुस्तानी फ़ौज की लड़ाई शुरू हो गई। तो देखिए आप, तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अभी आमिर कह रहा है कि जब
अंग्रेज़ों की फ़ौज बहादुर शाह जफ़र की फ़ौज हो गई, तो जंग नाकाम क्यों हुई? तो मैंने अभी आपको बताया कि हालात ऐसे हो गए थे कि जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के इलाकों की फ़ौज थी वो तो बहादुर शाह जफ़र के साथ मिल गई, लेकिन जो दूसरे दूर दराज के इलाके थे, उन जो इलाकों की फ़ौजें थी वो अंग्रेज़ों के साथ ही बनी रहीं, अंग्रेज़ों की तरफ से ही लड़ती रहीं। तो उन फ़ौजों के बीच में मुकाबला हुआ। अब्बू ने बताया इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे, वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। जब दिल्ली के अंदर कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तानी फ़ौज ने, तो अंग्रेज़ दिल्ली के बाहर के जो इलाके हैं दूर दराज के, वहाँ पर डटे रहे और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते रहे। जो दूर दराज के इलाकों में उनके सैनिक थे, उनको सबको यहाँ दिल्ली के आसपास बुला लिया और सबको दिल्ली के पास जमा के मोर्चे पर डटे रहे और अपने आप को मजबूत करते रहे। अंग्रेज़ों का पूरे भारत के ऊपर हुकूमत करने का इरादा था, ये ख्वाब था उनका कि हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करें। तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए वो अपने इस ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज के पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। जो अंग्रेज़ भाग गए थे दिल्ली से, लेकिन उनके जासूस छुपे हुए थे जो हमारे हिंदुस्तानियों की शक्ल में ही थे। तो वो जासूस अंग्रेज़ों को पल पल की खबरें दे रहे थे कि अब यहाँ पर ये हुआ, अब बहादुर शाह जफ़र यहाँ से निकले, अब बहादुर शाह जफ़र के पास से सैनिक चले गए हैं। पल पल की खबरें उनको पहुँचाती, अंग्रेज़ों को मिल रही थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म न थी, मुनज़्ज़म तरतीब से तरबियत याफ्ता सही तरीके की फ़ौज नहीं थी। इस फ़ौज के अंदर अलग अलग हिस्सों से आई हुई थी, तो कमान के अंदर कभी कोई क्या कर देता, कभी कोई क्या कर देता, सब एक हुक्म के पाबंद नहीं हो पा रहे थे। उनके पास वसाइल की भी कमी थी। वसाइल साजो सामान, वसीले की जमा होती है यहाँ पर ज़रिया, तो यहाँ पर साजो सामान से मुराद है कि जो फ़ौज के लिए साजो सामान होते हैं लड़ने के लिए, तो वो ज़रिए भी इनके पास नहीं थे, इतने लड़ने के यहाँ पर कम साधन थे इनके पास। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। 5 महीने तक अंग्रेज़ों की और हिंदुस्तानी फ़ौज की लड़ाई होती रही, अंग्रेज़ी फ़ौज की लड़ाई होती रही। और आखिर में क्योंकि यहाँ पर जासूस फैले हुए थे, अंदर की खबरें जा रही थी, वसाइल नहीं थे हमारे पास, ज़रिए नहीं थे, हम किस चीज़ से लड़ें, हथियार हमारे कम हो गए थे, गोला बारूद कम होने लग गया था, ख़त्म होने लग गया था। और अंग्रेज़ों की फ़ौज जो है मुनज़्ज़म फ़ौज थी जो सही तरीके से लड़ रही थी, एक एक तरीके से जिस तरह से फ़ौज लड़ती है उसी तरह से लड़ रही थी। जबकि हमारी फ़ौज पूरी तरह से बनज़्म नहीं थी, मुनज़्ज़म नहीं थी, तो हमें हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ दोबारा से दिल्ली के ऊपर काबिज़ हो गए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई, आमिर ने कहा। अब उसके वालिद जवाब दे रहे, हाँ, उस वक्त अंग्रेज़ों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिए गए और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। 6 महीने बाद अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। जो फ़ौज में थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, कुछ को मार दिया गया और बहुत सौ को गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफ़र को भी गिरफ्तार कर लिया गया बगावत के इल्ज़ाम के अंदर, और उनके दोनों बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों ने आज़ादी के इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया गया और जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया। जिला वतन, वतन से बाहर उनको सज़ा दी गई कि अब आप मुल्क में नहीं रह पाओगे, वतन से नहीं रह पाओगे, और उनको रंगून भेज दिया गया। रंगून बच्चों आज के म्यांमार कहलाता है, म्यांमार के अंदर है। तो बगावत की जिम्मेदारी चलाकर उनको मुकदमा चलाया गया, उनके लड़कों को गोली मार दी गई और उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। अपने वतन से दूर, आमिर ने पूछा, तो उसके वालिद ने जवाब दिया, हाँ, अपने वतन से दूर। सरेआम के माने होते हैं बच्चों, खुल्लम खुल्ला आवाम के सामने गोली मार दी गई उनके बच्चों को। और गदर यानी हंगामा, शोरश। तो गदर का, इसको गदर कहा गया जो हमारी जंग आज़ादी थी। अंग्रेज़ों ने इसको आज़ादी की जंग नहीं कहा, इसको गदर कहा कि बोले ये हंगामा था, ये लूटपाट करना चाहते थे लोग ये। और जिला वतन के माने देश निकाला। बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने सज़ा सुनाकर जिला वतन कर दिया। अब्बू ने कहा, हाँ, बहादुर शाह जफ़र को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी।
वापस मुल्क आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी नहीं सुनी और उनको जिला वतन कर दिया। बहादुर शाह जफ़र ने ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। बहादुर शाह जफ़र ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि जब पहले तो उन्होंने कहा कि मैं वापस अपने वतन आना चाहता हूँ, हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, तो अंग्रेज़ों ने उनको नहीं आने दिया, उनको वहीं कि नहीं, हम नहीं आने देंगे तुम्हें। और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, ठीक है मुझे ज़िंदगी में नहीं ले जाते, लेकिन जब मैं मर जाऊँ तब मुझे हिंदुस्तान में दफन करना। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी इस बात को भी नहीं माना और आपकी वफ़ात के बाद आपको वहीं रंगून के अंदर ही दफनाया गया। अंग्रेज़ों ने ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। 9 नवंबर 1862 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई और वो रंगून में ही दफन किए गए। बरसों बाद जब आज़ादी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाजिर होने गए, तो अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं मानी और उनको वहीं दफनाया गया। इसके बाद जब हमारी जंग आज़ादी की तहरीक चलती रही तो एक मौका ऐसा आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम का एक काबिल शख्स आया। सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई, रंगून के अंदर फ़ौज बनाई आपने, और उस फ़ौज के साथ ही रंगून के अंदर गए और रंगून के अंदर जो मज़ार थी आपकी बहादुर शाह जफ़र की, आपकी मज़ार पे गए और वहाँ खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बहादुर शाह जफ़र के बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाएं, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि अब जो बाक़ियात हैं, इनकी कब्र के जो हिस्से हैं, इनको इनकी कब्र से निकाल कर इनके जिस्म का जो भी हिस्से कब्र में है उनको हिंदुस्तान ले जाया जाए। इस तरह की ख्वाहिश सुभाष चंद्र बोस ने जाहिर की थी। आगे आते हैं हम। बहादुर शाह जफ़र की रहनुमाई में आज़ादी के जो जंग शुरू हुई थी, बहादुर शाह जफ़र के रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी बच्चों, वो 15 अगस्त 1947 को कामयाब हुई और उसी की याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया था। अब्बू ने आमिर को बताया कि वो जो जंग चली थी 1857 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, 1857 में लड़ी गई थी, उसके बाद वो जंग चलती रही, लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं, लोग लड़ते रहे, शहीद होते रहे, और उसके बाद इस शहादत का हमें जो फल मिला, इस लोगों के शहीद होने का नतीजा मिला, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़कर चले गए और हमें आज़ादी मिली। बच्चों, हमारा सबक यहाँ पर पूरा हो गया है, लेकिन सबक के साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी आज़ादी बहुत कीमती है बच्चों। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमें इस आज़ादी की कीमत को याद रखना चाहिए, और जब भी हम आज़ादी का जश्न मनाएं या हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लें तो हमें उन शहीदों को याद रखना है, उन शहीदों के बारे में भी बात करना है कि जिन्होंने अपने जानों की परवाह नहीं करी, अपने माल की परवाह नहीं करी, अपनी रियासतों की परवाह नहीं कर कर अंग्रेज़ों से भिड़ गए, अंग्रेज़ों से लड़ गए। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी जानें ले ली, उनको शहीद कर दिया, लेकिन एक पल भी वो अंग्रेज़ों से नहीं डरे और लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये जो हमें आज़ादी मिली है, आज जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, वो उन्हीं शहीदों का सदका है, उन्हीं शहीदों की बदौलत हमें आज़ादी मिली हुई है। बच्चों, सबक हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। सबक के अगले हिस्से के अंदर मैं आपके सामने सवाल और जवाब लेकर आऊँगा। तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।